जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरके एकेडमी पे। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2023 में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सवाल पूछा गया है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपका सेम टू सेम रिपीट भी होता है और आपको सवाल का लेवल के बारे में पता भी चल जाता है कि किस टाइप के सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट आपका 23 अप्रैल 2023 था और सेट डी के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रश्नों का सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जो है वो सभी सवालों को देखते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जो है 2025 का जो पीवाईक्यू था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 2024 के क्वेश्चन पेपर को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका 2023 का है और इसके बाद जो है 2022 का भी हम आपको जो है अपलोड कर देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भी आंसर आपको बताए जाते हैं वो आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती का कोई भी गुंजाइश आप नहीं समझिएगा। हो सकता है कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन यहाँ पे जो भी आपको आंसर बताया जाएगा वो आपका जो है 100% सटीक रहने वाला है। ओके, तो देखिए पहला सवाल देखते हैं। किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है? प्लेसमेंट, योगात्मक, निरंतर और डायग्नोस्टिक। तो देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि जिस प्रकार आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपकी बीमारी का पता लगाने के लिए डायग्नोसिस करता है, ठीक है, डायग्नोसिस करता है, उसी प्रकार डायग्नोस्टिक क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्र के सीखने में आने वाली जो आपकी समस्याएं हैं, कमियां हैं, कठिनाइयां हैं, उसके मूल कारणों का पता लगाना होता है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक आपका जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया है शिक्षार्थियों के सीखने की कमियों और कठिनाइयों को पहचान करना, तो ये आपका इसी के तहत किया जाता है। बाकी अगर प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो जिस तरह से आपने सुना होगा कि कॉलेज में प्लेसमेंट होता है ना, तो प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि यह छात्र के पूर्व ज्ञान को परखने के लिए होता है, ताकि उसे सही कक्षा या स्तर में प्रवेश दिया जा सके या फिर कहीं नौकरी वगैरह दिया जा सके। तो उस टाइप के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट का उपयोग किया जाता है। बाकी योगात्मक के बारे में बात करें, समेटिव के बारे में बात करें, तो देखिए समेटिव क्या होता है? यह कोर्स के अंत में ग्रेड या सर्टिफिकेट देने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अब SA1 होता है, समेटिव असेसमेंट 1, SA2 होता है। ठीक है, तो ये लिया जाता है लास्ट में ताकि वो अगले क्लास में उसको भेजा जा सके या फिर सर्टिफिकेट वगैरह दिया जा सके। बाकी अगर बात करें कंटिन्यूअस के बारे में, तो यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार चलने वाला मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए दूसरा जो सवाल है वो है आपका, विद्यार्थियों से सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? अज्ञान का, कठोरता का, सजा का और तारीफ करना। तो देखिए आप टैगवर्ड वाला क्लास अगर देखे होंगे तो उसी क्लास के माध्यम से नेगेटिव जो ऑप्शन है उसको तो आप ऐसे ही काट दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब आपका नेगेटिव ऑप्शन है, जो पॉजिटिव है वही आपका सही होगा, क्योंकि सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तारीफ कर सकते हैं बच्चों का, सजा तो देंगे नहीं, सजा देंगे तो फिर वो सही प्रतिक्रिया नहीं देगा, उचित व्यवहार नहीं करेगा। कठोरता यानी कि स्ट्रिक्टनेस ये भी अपना नहीं सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो ये सब आपको नहीं करना है, तारीफ आपका सही हो जाएगा। देखिए मनोविज्ञान के अनुसार जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, जैसे कि तारीफ करना या प्रशंसा करना, ठीक है, छात्रों को सही व्यवहार दोहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे छात्र का मनोबल जो है वो बढ़ता है। बाकी आपका इग्नोर हो गया, स्ट्रिक्टनेस हो गया, पनिशमेंट हो गया, इससे छात्र जो है वो डर या नकारात्मक भावना उसके मन में पैदा होती है, जो सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है, बैरियर का काम करती है। तीसरा सवाल देखते हैं। परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? विषय पर, निर्देशात्मक उद्देश्य पर, प्रश्नों के प्रकार पे, शिक्षण समय पे। तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो आपका शिक्षण समय यानी कि टीचिंग टाइम। ब्लूप्रिंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो है टेस्ट
या जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रश्नों का एक मैप होता है, खाका होता है, ठीक है, खाका, खाका कह सकते हैं, सैंपल कह सकते हैं इसको, है ना। तो एक तरह से मैप होता है। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे, इसके अलावा जो इसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जैसे कि ज्ञान, समझ या उसका जो अनुप्रयोग है वो क्या है। इसके अलावा प्रश्नों के प्रकार, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन शिक्षण समय के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी कि शिक्षण समय कहने का मतलब क्या है, पाठ पढ़ाने में लगा समय। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर का सैंपल तैयार कीजिएगा या फिर ब्लूप्रिंट तैयार कीजिएगा, तो उसमें आपने क्लास में क्या जो पढ़ाया है, उसमें पढ़ाने में कितना समय लिया है, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, है ना। शिक्षण समय ब्लूप्रिंट का हिस्सा नहीं होता है, तो टीचिंग टाइम जो है ब्लूप्रिंट का हिस्सा नहीं होता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल 4 है, शैक्षिक संस्थाओं के पाठ्यक्रम डैश पर आधारित होना चाहिए, सिद्धांत पर, अभ्यास पर, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। एक प्रभावी पाठ्यक्रम एक इफ़ेक्टिव जो आपका करिकुलम होता है, जिसमें आपका थ्योरी भी होता है और इसके अलावा जो है आपका अभ्यास भी होता है, प्रैक्टिस भी होता है, यानी कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रायोगिक ज्ञान, ठीक है, प्रैक्टिकल ज्ञान भी इसको कहा जा सकता है। तो दोनों चीज़ें जो है वो आपकी आवश्यकता होती है, आपको ज़रूरत होता है। अगर केवल सिद्धांत ही बताया जाए तो इससे क्या होगा कि बच्चों में जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, ठीक है, व्यवहारिक जो समझ है वो डेवलप नहीं होगी। और अगर केवल अभ्यास ही कराया जाए, केवल प्रैक्टिस कराया जाए, तो उससे क्या होगा, जो कॉन्सेप्चुअल उसका क्लैरिटी है वो यहाँ पे नहीं डेवलप होगा, यानी कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। अब देखिए, आप ही सोचिए कि बच्चों को केवल आप थ्योरी बता देते हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना, प्रैक्टिस आप नहीं करवाते हैं, तो केवल थ्योरी करवाने से क्या बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या फिर आप थ्योरी नहीं बताते हैं, केवल प्रैक्टिस ही करवाते हैं सवालों को, तो उससे भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें जो है वो आवश्यक होती है। ए और बी आपका दोनों सही है। 5वां सवाल है, डैश नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं, आकस्मिक सिद्धांत, समूह सिद्धांत, विशिष्टता सिद्धांत और प्रेरक सिद्धांत। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, विशिष्टता सिद्धांत, यानी कि ट्रेड थ्योरीज। देखिए, विशिष्टता सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि कुछ जन्मजात या विकसित किए गए विशिष्ट गुण, जैसे कि आत्मविश्वास आपका हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया, साहस हो गया, एक व्यक्ति को एक अच्छा नेता बनाता है। यह पूरी तरह से नेता के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो केंद्रित होता है। और इसके बारे में डिटेल में मैंने जो है लीडरशिप वाला टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है, उस क्लास को आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर आकस्मिक सिद्धांत के बारे में बात करें तो यह सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। प्रेरक सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये तो आपका इंस्पायरेशनल से रिलेटेड होता है। बाकी समूह सिद्धांत में आपको पता होगा कि यह नेता और समूह के बीच की बातचीत पर केंद्रित होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे है आपका, आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे? देखिए, सभी स्टूडेंट्स की जो भागीदारी है वो आप जो है इंश्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? प्रदर्शन करना होगा, बहस, सहस्वर पाठ, रोल प्ले। तो यहाँ पे जो इसका सटीक जवाब होगा वो आपका है डिस्कशन, बहस। चर्चा या बहस, इसी को डिस्कशन मेथड भी कहते हैं। चाहे आप चर्चा कह लीजिए, इसको चर्चा भी कह सकते हैं, है ना। तो चर्चा या बहस एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर कह सकते हैं इसको, है ना। स्टूडेंट सेंटर जो है वो पर्सपेक्टिव है, आपका जो है दृष्टिकोण है। इसमें छात्र जो है सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिव होकर अपने विचार साझा करते हैं, जिससे कक्षा में उनकी भागीदारी अधिकतम होती है। आप ही सोचिए, बच्चों के बीच में अगर आप डिस्कशन करवाते हैं तो इससे बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, अच्छे से एक्टिव रहते हैं और उनकी जो भागीदारी है वो अधिकतम, सबसे ज़्यादा भागीदारी देखने को मिलती है। जैसे कि आप क्लास वगैरह में जैसे बच्चों को वर्ड मीनिंग वाला गेम खिलवाते हैं, ठीक है, खिलाते हैं, तो उसमें बच्चे जो एक्टिव रहते हैं उसकी भागीदारी ज़्यादातर रहती है। फिर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करवाते हैं तो ज़्यादा बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव रहते हैं। बाकी अगर बात करें डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन हो गया, ये आपका शिक्षक केंद्रित होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। और आपको पता है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में आपका जो है स्टूडेंट सेंटर के बारे में बात किया जाता है, तो ये तो आपका नहीं होगा।
बाकी अगर बात करें सस्वर पाठ, तो सस्वर पाठ रटने पर जोर देता है। और अगर रोल प्ले के बारे में बात करें तो विशिष्ट स्थितियों के लिए अच्छा है, लेकिन व्यापक भागीदारी के लिए चर्चा जो है आपका, ये जो बहस है वो आपका सबसे इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 7वां सवाल देखिए, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं या बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं। मतिहीनता, सामान्यीकरण, समस्याओं को सुलझाना, युक्ति संगत। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर आप समझें तो देखिए, जब हम अलग अलग उदाहरणों या स्थितियों को देखकर उनके पीछे के एक साझा नियम या सिद्धांत को समझ लेते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सामान्यीकरण कहते हैं। यह आपका जो है इंडक्टिव रीजनिंग का एक मुख्य हिस्सा है। इंडक्टिव रीजनिंग आपने पढ़ा होगा और टीचिंग मेथड में मैंने आपको इस शब्द के बारे में बताया था, इंडक्टिव के बारे में। ठीक है, तो वहाँ आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं या बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं। यहाँ पे नाम पे ही दे रखा है। ठीक है, सामान्य पहलू या बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं, तो उसी को हम लोग सामान्यीकरण के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए 8वां है, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसकी सिफारिश करेंगे। विषय में रुचि पैदा करना, इसके अलावा अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, इंद्रियों को तेज करना, मानसिक संकायों का प्रशिक्षण करना। ठीक है, तो इनमें से किसकी सिफारिश करेंगे, तो मानसिक संकायों का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज, ये आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन आपका ये है। हल्के इंद्रियों को तेज करना भी आपका सहायक होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो आपका बेस्ट आंसर है ना, यानी कि व्यापक अवधारणा है। देखिए, ऑब्जर्वेशन जो होता है, जो आपका निरीक्षण होता है, निरीक्षण कह लीजिए या फिर ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, केवल आँखों से देखना या इंद्रियों का उपयोग करना नहीं है, बल्कि इसमें ध्यान दिया जाता है, अटेंशन दिया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है, मेमोरी, कंपैरिजन, एनालिसिस और परसेप्शन जैसी मानसिक क्षमताएं भी शामिल होती है। बच्चों की निरीक्षण क्षमता तभी बेहतर होती है जब उनकी मानसिक संकाएं यानी कि मेंटल जो फैकल्टीज है आपकी, है ना, का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे किसी वस्तु या घटना को ध्यानपूर्वक देखकर सही निष्कर्ष निकाल सके, सही जो आपका यहाँ पे कंक्लूजन है वो निकाल सके। हालांकि मैंने आपको बताया कि इंद्रियों को तेज करना भी सहायक है, लेकिन निरीक्षण एक जो है व्यापक मानसिक प्रक्रिया है, इसीलिए सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो आपका ऑप्शन डी सही है। 9 देखिए, डैश देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। तो शिक्षक शिक्षा प्रणाली, ठीक है, शिक्षक शिक्षा प्रणाली में जो आपका सहायक होता है वो आपका NCTE है। NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल लिख देते हैं हम। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो संस्था है वो आपका यही है, उससे रिलेटेड जितने भी नियम वगैरह होते हैं वो सब इसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। बाकी UGC के बारे में आपको पता होगा, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के मानकों का ये निर्धारण करता है। NCERT के बारे में भी पता होगा कि स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और जो आपके टेक्स्ट बुक होते हैं क्लास 1 to 12 उसको ये तैयार करता है। ओके, देखिए अगला सवाल है, यदि आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं तो आप किन गतिविधियों का प्रस्ताव देंगे। यानी कि टीम भावना और सहयोग, ये वर्ड आप पकड़िए, कला, बहस, परियोजना कार्य और प्रश्न पूछना। तो इनमें से किसके माध्यम से छात्रों में आप सहयोग और टीम भावना विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कला और बहस से तो किया ही नहीं जा सकता है, प्रश्न पूछने से भी किसी भी प्रकार का सहयोग और टीम भावना आप विकसित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा परियोजना कार्य। ठीक है, जब आप बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, तो छात्र जो है छोटे छोटे समूह में मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे उनमें आपसी समझ, काम का बंटवारा और एक दूसरे की मदद करने जैसे सहयोग और टीम भावना विकसित होती है। बाकी वही बहस हो गया, प्रश्न पूछना हो गया,
ये सब आपका इंडिविजुअल प्रदर्शन या प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है, कंपटीशन के ऊपर जो है वो आधारित होता है। आगे है आपका, आप एक ऐसे शिक्षक से मिलते हैं जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं की खोज की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए डैश को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। प्रतियोगिता, बाहरी प्रेरणा, नकल और आंतरिक प्रेरणा। जो भी आपका नेगेटिव वर्ड है, टैग वर्ड के माध्यम से आप इसको काट सकते हैं। जैसे कि कंपटीशन के बारे में मैंने आपको अक्सर कहा है कि कभी भी बच्चों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा आपको नहीं करवाना है, नकल आपको नहीं करवाना है, ये सब जो है आपका नेगेटिव टैग वर्ड माना जाता है, नेगेटिव शब्द हैं। ठीक है, ये सब 99% केस में जवाब नहीं होते। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। स्वाभाविक रूप से, तो स्वाभाविक रूप से बच्चा कब हो सकता है जिज्ञासु? जब उसमें आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो, आंतरिक प्रेरणा हो। जब बच्चा अपनी जिज्ञासा और खुशी के लिए कुछ सीखता है तो उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। स्वयं की खोज की प्रक्रिया तभी सफल होती है जब छात्र को बाहर से किसी इनाम के बजाय अंदर से सीखने की इच्छा हो। बाकी आपको पता है प्रतियोगिता हो गया, इससे तनाव पैदा होता है, और नकल मौलिक सोच को क्या करती है, रोकती है। तो ये सब आपका वैसे भी नेगेटिव है। 12 देखिए, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया को अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है। तो देखिए ये जो कथन है आपका पियाजे के द्वारा दिया जाता है, जीन पियाजे के द्वारा, जो कि आपका प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। और इसके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया गया था। उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। ठीक है, नन्हे वैज्ञानिक के नाम से जो बच्चों को उन्होंने जो है वो कहा है। ठीक है, जो अपने अनुभवों के आधार पे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चे जो है अपने अनुभवों के आधार पे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, और इसी कारण से नन्हे वैज्ञानिक जो है वो उन्हें कहा है, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक। इसके बारे में डिटेल में मैंने जो है आपको बता रखा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, तो उस क्लास को देख लीजिएगा। बाकी कोहलबर्ग के बारे में आपको पता होगा, कोहलबर्ग, इसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है। इसके अलावा स्किनर के बारे में और पावलो के बारे में भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये सब आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो मैंने एक क्लास लिया था टॉप 12। ठीक है, इम्पॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है, सिद्धांत, तो उस वाला क्लास को जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं और उनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिया गया है उसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, चलिए सवाल नंबर आपका 13 है। एक बच्चा खिलौना को तोड़ता है और उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करता है। आप क्या करेंगे? बच्चे को खिलौने से कभी ना खेलने दें, ये तो आपका नेगेटिव है। हमेशा कड़ी नज़र रखें, ये भी गलत है। उसे समझाएं कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें और उनकी ऊर्जा को दिशा दें। देखिए, अब खुद आप चारों को पढ़िए तो सबसे जो बेस्ट आंसर है वो आपका यही है। आप उसको जो है, उसका जो जिज्ञासु वाला स्वभाव है उसको प्रोत्साहित आपको करना है, इनकरेज करना है, और उनकी जो ऊर्जा है उसको एक सही दिशा देना है। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चों की इस हरकत को शरारत नहीं बल्कि उसके जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी आपको मानना चाहिए। उसे डांटने के बजाय उसे ऐसी चीज़ें या पहेलियाँ देनी चाहिए जिससे वह अपनी खोज की प्रवृत्ति को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, बाकी खिलौने से ना खेलने देना या हमेशा नज़र रखना बच्चे को मानसिक विकास और खोज करने की आज़ादी को रोक देता है। तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। 14 है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो वाद्य अनुकूलन, अंतर्दृष्टि, परीक्षण और त्रुटि विधि, शास्त्रीय अनुकूलन। तो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो परीक्षण और त्रुटि विधि। ठीक है, परीक्षण और त्रुटि विधि। आपको पता होगा कि एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए इस सिद्धांत के अनुसार, उन्हीं के द्वारा ट्रायल एंड एरर जो आपका थ्योरी है वो दिया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला बार बार प्रयास करता है, ट्रायल करता है और गलतियां करता है। धीरे धीरे वह गलत प्रतिक्रियाओं को कम करता जाता है और सही तरीका जो है वो सीख जाता है। ठीक है, बाकी इनसाइट थ्योरी के बारे में भी आपको बता दिया गया है कि यह अचानक आने वाला समाधान पर आधारित होता है। और शास्त्रीय अनुकूलन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में मैंने आपको बता रखा है
कि यह स्टिमुलस और प्रतिक्रिया के जुड़ाव पर आधारित होता है, जैसे कि पावलो वाला कुत्ता के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो वो वाला क्लास जरूर देखिएगा, थ्योरी वाला क्लास। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है ये टूल नहीं है। तो बातचीत कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजनाओं, मौखिक प्रश्न, तो कौन सा टूल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपका जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है। ये किसका है? ये आपका जो है एक तरह से कहा जाए समेटिव असेसमेंट का टूल है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट का टूल के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। देखिए, निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है, जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार करना होता है, इम्प्रूवमेंट करना होता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करना होता है। इसमें बातचीत कौशल हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, मौखिक प्रश्न फीडबैक देने में मदद करते हैं। हालांकि अगर एमसीक्यू के बारे में बताया जाए तो एमसीक्यू का उपयोग कभी कभी किया जा सकता है, लेकिन पारंपरिक रूप से इन्हें जो है अक्सर योगात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट या ग्रेडिंग के लिए अधिक उपयोग माना जाता है ना। आपने देखा होगा फाइनल एग्जाम में जो आपका सवाल वगैरह रहते हैं वो आपका एमसीक्यू सवाल वगैरह रहते हैं। कंपटीशन वगैरह एग्जाम में आपने देखा है कि अक्सर जो आपका एमसीक्यू टाइप के सवाल रहते हैं, ताकि आपका मूल्यांकन जो है सही से किया जा सके। आपको वहाँ पे क्या किया जाता है, एक ग्रेड दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस कारण तो ये आपका जो है वो समेटिव असेसमेंट के उपकरण कहलाते हैं। चलिए 16 है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोगों की स्थिति समान है। इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से नियोजित है? शिक्षित संचार, ऊर्ध्वाधर संचार, सामूहिक संचार, पाठ संचार। तो यहाँ पे देखिए लोगों की स्थिति समान है तो उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और जब लोगों की स्थिति समान नहीं होता है, जैसे कि प्रिंसिपल हो गए, ठीक है, इसके नीचे टीचर आ जाते हैं, तो ये सब जो है वो इनकी स्थिति समान नहीं है, तो ये आपका जो है फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन आ जाता है। ठीक है, कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। जब एक ही स्तर या समान पद, इक्वल स्टेटस वाले लोगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे ही हम लोग जो है क्षैतिज या समतल हॉरिजॉन्टल जो है कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे दो शिक्षकों के बीच बातचीत। लेकिन अगर वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो यह उच्च अधिकारी और उसके अधीनस्थ जैसे कि प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच में होने वाला संचार है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। 17 है, एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें। तो निकटता से बचना, आवाज़ मॉड्यूलेशन, दोहराव विराम, निश्चित आसन। तो देखिए एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व, तो इन चारों में से जो महत्वपूर्ण तत्व है वो आपका क्या है? आवाज़ मॉड्यूलेशन यानी कि वॉइस मॉड्यूलेशन। एक ही स्वर में बोलने में छात्र उब सकते हैं। आप बच्चों को अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं या फिर आप संबोधित कर रहे हैं तो एक ही स्वर में, ठीक है, एक ही टोन में, एक ही स्वर में बोलने से छात्र जो है वो उब सकते हैं, बोरिंग हो सकते हैं और उनका ध्यान भटक सकता है। आवाज़ के उतार चढ़ाव जो होता है ना, आवाज़ को का जो उतार चढ़ाव होता है उसी को हम लोग वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं, आवाज़ मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये जो है वो शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है ताकि बच्चे जो है वो ध्यान से चीज़ों को सुन सकें। और इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दे सकता है और कक्षा को जीवंत व सक्रिय बनाए रख सकता है। ठीक है, बाकी अगर बात करें निश्चित आसन के बारे में, एक ही जगह खड़े रहने से जुड़ाव कम होता है। मान लीजिए कि एक टीचर आया, ठीक है, और एक ही जगह पे खड़ा होकर पूरा लेक्चर दे रहा है, आपको संबोधित कर रहा है, तो इससे जो है बच्चों से जो जुड़ाव है वो कम होता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि टीचर जो है क्लास वगैरह में पढ़ाते वक्त घूमते रहते हैं। ठीक है, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो चीज़ आपका सही माना जाता है। बाकी बार बार रुकने से लय टूटती है, दोहराव विराम, तो ये भी आपका नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि लय जो है वो टूट सकता है, जो पढ़ाने का जो यहाँ पे फ्लो है वो टूट सकता है। अब 18 है, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? सीखने की शैली, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऊपर के सभी। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लर्निंग स्टाइल भी चाहिए, पर्सनैलिटी भी चाहिए, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में भी पता होना चाहिए, सभी आपका करेक्ट है। ठीक है, एक शिक्षक को छात्र की सीखने की शैली यानी कि वो कैसे बेहतर समझता है,
उसका व्यक्तित्व और उसका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है पता होनी चाहिए, ताकि वह उसी के अनुरूप जो है बच्चों को शिक्षा दे सके, प्रेरणा दे सके। ओके। 19 है, एक अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? निदान, उपचार, दिशा और प्रतिक्रिया। तो क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है ये चारों आवश्यक माना जाता है। ABCD आपका करेक्ट हो जाएगा, चारों जो है आपका आवश्यक माना जाता है। ठीक है, निदान भी चाहिए, उपचार भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, प्रतिक्रिया भी चाहिए। ये चारों अनिवार्य स्तंभ है, यानी कि ये चारों को जो है वो एक कहा जाए तो मैंडेटरी पिलर के तहत माना जाता है। ठीक है, मैंडेटरी पिलर कह सकते हैं, अनिवार्य स्तंभ जो है वो माना जाता है। आगे है, सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार है, जाली, गंभीर, उपयोगी, टकराव। तो ये उपयोगी होता है। सबसे अधिक शिक्षक छात्र जो संचार है वो आपका उपयोगी होता है। कक्षा में होने वाले संचार मुख्य रूप से उपयोगी या प्रयोजनमूलक होता है, जिसका लक्ष्य ज्ञान का ट्रांसफर करना और सीखने के उद्देश्यों का पूरा करना होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें। वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, फिर से पढ़ाना, उद्देश्य का निर्माण, सामग्री की प्रस्तुति। तो इसको क्या करना है, एक व्यवस्थित क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, व्यवस्थित क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए, शिक्षण का सही वैज्ञानिक क्रम क्या होता है वो आप जान लीजिए। शिक्षण का जो सही वैज्ञानिक क्रम होता है वो सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्यों का निर्माण। ठीक है, उद्देश्यों का निर्माण करना, हमारा जो उद्देश्य है उसका निर्माण करना, यानी कि सबसे पहले तय करना है कि क्या सिखाना है, बच्चों को क्या सिखाना है। ठीक है, तो 4 वाला आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद होता है कि वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी कि छात्र पहले से क्या जानता है वहाँ से शुरू करना। जैसे टीचर वहीं से ना टॉपिक को शुरू करेंगे जिस चीज़ के बारे में बच्चों को पहले से पता है, तो यही चीज़ है वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। तो आ गया पहला नंबर। उसके बाद है सामग्री की प्रस्तुति, यानी कि पाठ पढ़ाना, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, सामग्री की प्रस्तुति 5 नंबर। उसके बाद है आपका मूल्यांकन, यह देखना कि छात्र ने कितना सीखा, यानी कि 2 नंबर। और उसके बाद आपका जो आ जाता है सबसे लास्ट में वो फीडबैक, मतलब कि मूल्यांकन करने के बाद कहीं पे कमी वगैरह रह जाता है, अगर छात्र नहीं समझा है तो उसको दोबारा समझाना होता है, यानी कि फिर से पढ़ाना। ऑप्शन 3 नंबर। तो इस टाइप का जो है यहाँ पे क्रम होगा 4 1 5 4 1 5 2 3, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी के अकॉर्डिंग मैच करता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का मतलब है। तो शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का क्या मतलब है? शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण के विषय स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होने चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो देखिए, गतिशील का मतलब आपको समझना होगा कि गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है शिक्षण स्थिर या उबाऊ ना होकर सक्रिय हो, यानी कि एक्टिव हो। जो आपका टीचिंग है वो एक्टिव होना चाहिए। जब छात्र जो है एक्टिविटी करेंगे, गतिविधि करेंगे, उसमें शामिल होंगे, तो वे अधिक प्रभावी ढंग से चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर उसको कोई एक्टिविटी दे दिया जाए तो उसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आपका जो यहाँ पे सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकताएं होनी चाहिए। तो गतिशील दृष्टिकोण का मतलब यही है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित सहायता से संबंधित नहीं है, यानी कि प्रोजेक्टेड एड नहीं है। मैंने TLM वाला चैप्टर में अच्छे से बता रखा है। तो ओवरहेड प्रोजेक्शन, ब्लैक बोर्ड, मोशन पिक्चर, स्लाइड्स। तो मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो प्रोजेक्टेड एड होता है वैसा TLM जिसको हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कहा जाए तो प्रोजेक्टर की मदद से जो दिखाया जाता है, जैसे कि स्लाइड्स हो गया, फिल्में हो गया, उसे प्रोजेक्टेड एड कहते हैं। बाकी ब्लैक बोर्ड आपका जो है वो गैर अनुमानित, यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड TLM के अंतर्गत आ जाता है, तो ये आपका यहाँ पे नहीं होगा। बाकी ओवरहेड प्रोजेक्शन हो गया, मोशन पिक्चर, स्लाइड्स, ये सब को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। 24, निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? तो पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, मूल्यांकन वर्ष में 2 बार, निरंतर मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो कौन वाला आपका सही है? तो निरंतर मूल्यांकन। इसके तहत जो है विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। छात्र की प्रगति का सही
पता तब चलता है जब उसका मूल्यांकन केवल साल के अंत में ना होकर पूरे वर्ष निरंतर रूप से किया जाए। इससे सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। तो ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। अब है 25, एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है। शिक्षण सहायक सामग्री की 21 में छात्र शिक्षक बातचीत, पिन ड्रॉप साइलेंस, सख्त अनुशासन। तो जो नेगेटिव है वो सब आप काट दीजिए। ठीक है, और एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार, तो क्या यह एक टीचिंग एड्स का वैरायटी है? ऐसा तो मैंने कभी बताया ही नहीं कि प्रभावी कक्षा वातावरण जो है आपका टीचिंग एड्स का वैरायटी है, ये तो इसमें आता ही नहीं है। तो जो आपका एक प्रभावी कक्षा वातावरण का जो सार है वो है छात्र शिक्षक बातचीत। ठीक है, छात्र शिक्षक बातचीत, ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक सक्रिय कक्षा वह है जहां केवल शिक्षक ही ना बोले बल्कि छात्र भी प्रश्न पूछे, चर्चा में भाग लें, जीवंत बातचीत इंटरेक्शन जो है करें। और इससे क्या होता है कि छात्र विषय को समझ सकते हैं और सक्रिय रूप से सीख सकते हैं। बाकी पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। इसके अलावा सख्त अनुशासन अक्सर सीखने में बाधक हो सकते हैं क्योंकि छात्र डर के कारण सवाल नहीं पूछते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा। तो सख्त अनुशासन तो हमें कभी करना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे है 26, प्रेरणा एक डैश है। तो प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है? प्राकृतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था है, मानसिक स्थिति है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोटिवेशन जो है एक तरह से आपका मानसिक स्थिति है, साइकोलॉजिकल स्टेट इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल स्टेट। मोटिवेशन जो है एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है और उसको जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देशित करता है। यह मन की वह अवस्था है जो हमें सीखने के लिए तैयार करती है। ओके। 27, ऑडियो विजुअल एड्स कक्षा में डैश छात्रों की मदद करते हैं। धीमी गति से सीखना, बुद्धिमान, प्रसन्न, जिज्ञासु। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे जो है अगर उनको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से पढ़ाया जाए तो वो अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, धीमी गति से सीखना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ऑडियो विजुअल एड्स जैसे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे कि चार्ट हो गया, चार्ट पेपर जैसे चार्ट है ना। इसके अलावा वीडियो हो गया, मॉडल, वीडियो मॉडल है ना, प्रोजेक्टर, तो ये सब आपको ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आ जाता है। तो इससे पढ़ाई को आसान और रोचक बनाते हैं। जब कोई छात्र केवल सुनकर जल्दी नहीं समझ पाता तो वह देखकर प्लस सुनकर दोनों समझना जो है उसके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए विशेष रूप से धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उसको इससे मदद मिलती है क्योंकि उन्हें विषय को समझने के लिए अतिरिक्त दृश्य सहायता मिलती है। ठीक है। 28, बुनियादी शिक्षा योजना डैश पर आधारित है। डॉक्टर राधाकृष्णन की योजना, महात्मा गांधी की योजना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की योजना, रविंद्र टैगोर की योजना। तो बुनियादी जो शिक्षा व्यवस्था है वो आपका महात्मा गांधी की योजना पर आधारित है। ओके। महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा योजना के माध्यम से बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन का विचार दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को हस्तशिल्प और कौशल आधारित शिक्षा देना था ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है। 29, शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रियात्मक विश्लेषण श्रेणी प्रणाली द्वारा विकसित की गई थी। तो ये जो आपका थ्योरी था जिसका नाम है इंटरेक्शन एनालिसिस आप कह सकते हैं कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, इसका या फिर आप अंतःक्रियात्मक विश्लेषण श्रेणी प्रणाली के नाम से भी जान सकते हैं और इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बता चुका है क्लास के दौरान। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो इसका जो यहाँ पे विकसित किया गया है किसके द्वारा किया गया है, एमिडॉन और साइमन फ्लेंडर, रेयान, रिचर्ड ओवर। तो फ्लेंडर के द्वारा, ठीक है, फ्लेंडर के द्वारा जो है वो ये चीज़ किया गया है। एडमंड फ्लेंडर ने विकसित किया था इसको। इसका उपयोग कक्षा के भीतर शिक्षक और छात्रों के बीच होने वाले शाब्दिक व्यवहार यानी कि वर्बल बिहेवियर को रिकॉर्ड करने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है ताकि शिक्षण को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है। 30, सवाल नंबर 30 देखते हैं। NUEPA, ठीक है, इसको नीपा भी कहा जाता है। और शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक योजना, शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक एकता। तो अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में भी अगर आपको पता होगा तो आप आराम से इसको टिक कर सकते थे। ऑप्शन आपका जो है एजुकेशनल प्लानिंग आपका सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल
यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यह एक संस्थान है और इसका जो मुख्य रूप से भारत और दक्षिण एशिया में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और अनुसंधान का कार्य करता है, ठीक है। और इसके नाम पे ही दे रखा है कि ये प्लानिंग का काम करता है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका शैक्षिक योजना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्लान बनाने का काम करता है एजुकेशन से रिलेटेड। आगे है छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक अक्सर मूल्यों की बात करता है, स्वयं उनका अभ्यास करता है, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मॉरल वैल्यूज, ठीक है, नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक जो है स्वयं उनका अभ्यास करता है, यानी कि खुद उसको फॉलो करेगा, ठीक है, तभी जो है वो नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित कर सकेगा बच्चों में। देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो उपदेशों से ज़्यादा शिक्षक के आचरण से सीखते हैं, ठीक है। बच्चा को अगर आप ज्ञान दीजिएगा, उपदेश दीजिएगा तो उतना वो उससे नहीं सीखेगा जितना वो आपको देख कर सीखता है। यदि शिक्षक स्वयं ईमानदार, समय का पाबंद और नैतिक है तो छात्र उसे अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं और उन मूल्यों को आसानी से अपना लेते हैं। केवल बात करने से या कहानियाँ सुनाने से क्या होता है, बच्चे जो है ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक शिक्षक का व्यवहार उन मूल्यों के अनुकूल ना हो। तो यानी कि शिक्षक को जो है खुद के ऊपर सभी चीज़ें फॉलो करके दिखाना चाहिए ताकि बच्चे जो उसको फॉलो कर सके, है ना, बच्चे जो टीचर को फॉलो कर सके। नहीं तो पता चलेगा कि शिक्षक कोई डिसिप्लिन वाला कहानी सुना दिए और टीचर ही खुद उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर बच्चे कहाँ से उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो इसलिए स्वयं उनका अभ्यास करें, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 है डैश सीखने में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है, अभिरुचि, कौशल, मनोवृत्ति, रिश्ता। तो क्या सीखने में आपका जो है मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है, तो कौशल। देखिए स्किल क्या है, स्किल में आप क्या करते हैं कि किसी कौशल, जैसे कि मान लीजिए आपको साइकिल ही चलाना सीखना है, तैरना सीखना है या फिर टाइपिंग सीखना है, तो इसको आप केवल बोलकर या समझाकर नहीं सिखा सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा, प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, डिमॉन्स्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। मौखिक निर्देश इसमें सहायक तो हो सकते हैं लेकिन वे सबसे कम प्रभावी माध्यम है। केवल बोल देने से आपको स्किल नहीं सीखते हैं, उसको प्रैक्टिस आपको करना होगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौशल सीखने में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। बाकी अभिरुचि हो गया, मनोवृत्ति हो गया, में वैचारिक स्पष्टता के लिए मौखिक मार्गदर्शन अधिक प्रभावी हो सकता है, ठीक है। 33 है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है, गुरुकुल, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन, विद्या। तो ज्ञान दर्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान दर्शन ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान दर्शन एक प्रमुख शैक्षिक टेलीविजन चैनल है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब हम लोग शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, तो उसके द्वारा प्रसार जो है किया गया था, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है वो किया गया था आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये आपका जो है प्रसार भारती और इग्नू के सहयोग से शुरू किया गया था। यह छात्रों को विभिन्न विषयों पर शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है, यानी कि एजुकेशन जो आपका मटेरियल है वो सब चीज़ प्रदान किया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्लास वगैरह देखने को मिल जाएगा। 34 है डैश के लिए प्रयोग सत्य जानने की मानक प्रक्रिया है, लोक प्रशासन, भूगोल, पुरातत्व और विज्ञान। तो किसके लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो कहाँ पे किया जाता है, किसके लिए, तो विज्ञान के लिए, ठीक है। विज्ञान आपका सही हो जाएगा। विज्ञान पूरी तरह से प्रयोगों और साक्ष्यों पर आधारित होता है। वैज्ञानिक विधि में किसी भी तथ्य या सिद्धांत को सत्य मानने से पहले उसे नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग करके जांचा जाता है, चेक किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट करना यही जो आपका विज्ञान का पार्ट है, ठीक है, इसमें आपको किया जाता है। कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन डैश अध्ययनों द्वारा किया जाता है। तो किसी भी चीज़ का काउज एंड इफेक्ट, ठीक है, ये इसका जो संबंध का अध्ययन है वो डैश अध्ययनों द्वारा किया जाता है, क्लिनिकल, तुलनात्मक, विकास संबंधी, प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मक आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि एक जो चर है, एक जो वेरिएबल है, के बदलाव करने से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, या सीधे तौर पर कारण और उसके प्रभाव के वैज्ञानिक संबंधों को स्थापित करता है, ठीक है। आगे देखिए
यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में आईसीटी, प्रसारण के माध्यम से सीखना, बिना बोझ के सीखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिना बोझ के सीखना, ये आपका जो है यशपाल समिति की रिपोर्ट में का मुख्य पॉइंट है। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने स्कूली छात्रों पर शैक्षणिक बोझ और भारी बस्तों को, भारी जो बैग होता था उसको कम करने पर जोर दिया था। इस रिपोर्ट का मुख्य नारा शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, ये वाला लर्निंग विदाउट बर्डन था, ताकि शिक्षा अधिक आनंदमय और समझ पर आधारित हो। 37 देखते हैं, प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार डैश द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बिनेट, चार्ल्स स्पीयरमैन, डेविड वेस्लर, फ्रांसिस गैल्टन। तो अल्फ्रेड बिनेट ये आपका सही हो जाएगा, इसके द्वारा जो है वो किया गया। अल्फ्रेड बिनेट ने 1905, ठीक है, 1905 में थियोडर साइमन के साथ मिलकर दुनिया का पहला व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया था, जिसे बिनेट साइमन स्केल के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य जो है वह स्कूलों में बच्चों की मानसिक क्षमता को मापना था। और इसके बारे में डिटेल मैंने आपको जो इंटेलिजेंस वाला चैप्टर में बता रखा है, ठीक है, इस टॉपिक में। तो इसको आप लोग देख सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। 38 है, इनसाइट लर्निंग डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एडवर्ड सी टॉलमैन, कर्ट लेविन, मैक्स वर्थाइमर, वोल्फगैंग कोहलर। तो ये आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, इन्होंने जो है वो चिंपांजी पर अपने प्रयोगों के माध्यम से सूझ का सिद्धांत या इनसाइट लर्निंग जो है वो सिद्धांत दिया था। इसमें सीखने वाला समस्या को समग्र रूप से देखता है और अचानक उसे समाधान मिल जाता है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। बस इसमें पूछा है कि किसके द्वारा ये सिद्धांत, ये जो थ्योरी है वो आपका दिया गया है, तो आपका वोल्फगैंग कोहलर। ओके, बाकी डिटेल के लिए आप क्लास को देख लीजिएगा, क्लास अपलोड है। एक छात्र का मुझे परवाह नहीं है, ठीक है, रवैया उसका डैश प्रदर्शन करता है? आक्रमण, रक्षा, इनकार, पश्चगमन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इनकार, यानी कि डिनाइल। ठीक है, मनोविज्ञान में डिनाई एक रक्षा तंत्र है, डिफेंस मैकेनिज्म है। जब छात्र किसी तनावपूर्ण स्थिति, असफलता या जिम्मेदारी का सामना नहीं कर पाता तो वो ऐसा ही कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, है ना, कहकर उस वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है ताकि उसे मानसिक कष्ट ना हो। तो वो डिनाई जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल है आपका आज के इस क्लास का, स्वयं वास्तविक कर्ता समानताएं साझा करते हैं, या किसने कहा? तो अब्राहम मास्लो, हर्जबर्ग, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड। तो ये जो कथन है आपका वो आपका अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया है, कहा गया है। ठीक है, अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं का पदानुक्रम यानी कि हायरार्की ऑफ नीड्स नामक का सिद्धांत दिया है। उन्होंने स्ववास्तविकीकरण, ठीक है, स्ववास्तविककरण सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पिरामिड के सबसे ऊंचे स्तर पर रखा है। इसका जब पिरामिड वाला आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। उनके अनुसार जो लोग इस स्तर पर पहुँचते हैं वे नैतिकता, रचनात्मकता और वास्तविकता को स्वीकार करने जैसा समान गुण साझा करते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे अब्राहम मास्लो का जो थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स यानी कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम, उसको जरूर देख लीजिएगा। टॉप 12 थ्योरी, ठीक है, नाम से एक वीडियो अपलोड होगा टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में, वो वाला जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो आपके 40 सवाल बनाए गए हैं, मतलब कि 40 सवाल आपको बताए गए हैं, वो सभी चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोई भी आपका डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी इससे पहले मैंने आपको 2024 का 2025 का जो PYQ है उसके बारे में बता रखा है। इसके बाद आपका केवल बच गया 2022, उसका भी आपको क्लास जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।